Hi guys, good morning. Welcome back on For My Educational Hub. In this video, we will discuss about the रदरफोर्ड स्कैटरिंग। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग रदरफोर्ड स्कैटरिंग, रदरफोर्ड प्रकीर्णन को डिस्कस कर रहे थे और हमने उसका डेरिवेशन किया और डेरिवेशन के बाद में हम लोग उसके कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि उसमें जो पाथ आता है उसका, जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग में जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका जो पथ आता है उसका कुछ इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिला था अपने को, R इज इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन कॉस थीटा -1। और हमने ये पता किया था क्योंकि R पॉजिटिव होता है तो ये भी पूरा पॉजिटिव होगा और ये कंप्लीट पार्ट पॉजिटिव होने के लिए एप्सिलॉन को ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 हो गया तो वो कौन सी, अगर एप्सिलॉन 1 से ज़्यादा हो जाता है तो ये अति परवलय के इक्वेशन को शो करता है, हाइपरबोला के इक्वेशन को शो करता है। तो यहाँ से ये चीज़ शो होती है कि जो अल्फा पार्टिकल का जो पथ होगा वो हाइपरबोलिक होगा, परवलयाकार होगा, सॉरी अति परवलयाकार होगा। ठीक है ना, ये आ गया यहाँ से। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लेना जो लास्ट लेक्चर में बाकी रह गई थी, तो यहाँ पे लिख लेना, अतः रदरफोर्ड प्रकीर्णन में अल्फा कण का पथ अति परवलयाकार होता है। अतः रदरफोर्ड प्रकीर्णन में अल्फा कण का पथ अति परवलयाकार होता है। अतः रदरफोर्ड प्रकीर्णन में अल्फा कण का पथ अति परवलयाकार होता है। Hence, the path of alpha particle will be hyperbolic. Hence, the path of alpha particle will be hyperbolic in Rutherford scattering. Hence, the path of alpha particle will be hyperbolic in Rutherford scattering. In Rutherford scattering. ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम लोग इसमें एक थोड़ा सा डेरिवेशन में कुछ एक पार्ट और है, एक चीज़ तो कैलकुलेट कर ली, पाथ के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बीटा पैरामीटर, सॉरी संघट प्राचल जिसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर B, और जो अपना प्रकीर्णन कोण होता है स्कैटरिंग एंगल फाई, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताएंगे, उसमें रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो अपना जो सब टॉपिक है इसी के अंदर वो ये है, संघट प्राचल B व प्रकीर्णन कोण फाई के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, इन दोनों के बीच में अपने को रिलेशन फाइंड आउट करना है। करें, चलो आइए। पहली चीज तो स्कैटरिंग एंगल क्या है, प्रकीर्णन कोण क्या है। देखिए, हम लोग बता रहे थे कि ये जैसे नाभिक है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ से मान लो कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है और ऐसे जाएगा, कहीं से भी जाएगा। किसी के दिमाग में आ रहा हो कि इधर से क्यों आ रहा हो, इधर सामने से भी भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, एक ही बात है, वो तो देखने का तरीका है कि कहाँ से देख रहे हो आप। अगर आप बोलो कि इधर से आएगा तो वो कुछ इस तरीके से चला गया, मैं इसी को उठा के अगर ऐसे कर दूं, एंगल से घूम नहीं रहा क्या, ये लो, ये ऐसा बन गया क्या। तो उसको इस तरफ से देखो या इस तरफ से देखो, एक ही बात है, वो तो अपना है कि हम लोग कौन से एंगल पे बात कर रहे हैं, ऐसा। तो कहीं ना कहीं पे सिमेट्रिक पॉइंट होगा इसमें, तो यहाँ पे मान लो कि ये सिमेट्रिक पॉइंट है, मतलब ऊपर और नीचे एक टाइप का जैसे होगा, क्योंकि अति परवलयाकार है, हाइपरबोलिक है, तो कहीं ना कहीं तो सिमेट्री होता ही है ना, ऐसे ऑब्वियस सी बात है। चलो, तो जैसे ये है, अब सुनिए, ये इधर जाने वाला था और गया किधर, गया, ये जाने वाला था इधर और गया कहाँ, ये इस तरफ चला गया। तो ये इंसिडेंट डायरेक्शन है, आपतित दिशा। ये स्कैटरिंग, मतलब स्कैटर प्रकीर्णित होने के बाद में गया, तो ये स्कैटरिंग डायरेक्शन, स्कैटर डायरेक्शन है, ये प्रकीर्णित दिशा ये है। तो आपतित दिशा ये है और प्रकीर्णित दिशा ये है। स्कैटरिंग डायरेक्शन और इंसिडेंट डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं प्रकीर्णन कोण, स्कैटरिंग एंगल। आगे बात समझ, ठीक है। और
यहाँ पर ये सिमेट्री होता है तो ये एंगल थीटा मान लो और इस एंगल को भी थीटा मान लो, तो ये पूरा 2 थीटा एंगल हो गया। क्लियर है जी, ये हो गया। तो इसका ये पहले डेफिनेशन लिख लो परिकीर्णन कोण का। तो इसके अंदर लाइन लिखो एक, संघात प्राचल के बारे में पहले लिख चुके हैं ना हम लोग, इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। रदरफोर्ड प्रकीर्णन में अल्फा कण की आपतित दिशा तथा प्रकीर्णित दिशा के मध्य बनने वाला कोण, आपतित दिशा व प्रकीर्णित दिशा के मध्य बनने वाला कोण प्रकीर्णन कोण कहलाता है। आपतित दिशा व प्रकीर्णित दिशा के मध्य बनने वाला कोण प्रकीर्णन कोण कहलाता है। आपतित दिशा व प्रकीर्णित दिशा के मध्य बनने वाला कोण प्रकीर्णन कोण कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट डायरेक्शन एंड स्कैटर डायरेक्शन, the angle between incident direction and scatter direction, the angle between incident direction and scatter direction is known as scattering angle, ठीक है, ये डायग्राम छाप लेना पहुंच करके। आगे लिखो, एक लाइन और लिख लो। यहां प्रकीर्णन कोण को फाई से प्रदर्शित किया गया है, यहां प्रकीर्णन कोण को फाई से प्रदर्शित किया गया है। Here scattering angle is represented by written by phi, ये है प्रकीर्णन कोण। तो फाई क्या है? स्कैटरिंग एंगल, प्रकीर्णन कोण। अभी देखिए, यहां से एक लाइन पे इस पॉइंट पे जो टोटल एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। कौन सा? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। ये कितने का है? 180 डिग्री का। 180 में से ये थीटा और ये थीटा, मतलब 2 थीटा निकाल दो तो 5 बच जाता है। ठीक है ना? तो देखो, बाय ज्योमेट्री ज्यामिति से हम लोगों को क्या मिल रहा है? ज्यामिति से मैं यहां से ये बता सकता हूं कि जो फाई है वो क्या है? कलर दिख रहा है क्या? विजिबल है क्या? ठीक ठाक जो रहा होगा देखने में। इसको ऐसे कर लो, फाई इक्वल्स टू 180 मतलब पाई में से अगर आप 2 थीटा निकाल दो तो आपके पास में क्या बचेगा? 5 बचेगा। ऑब्वियस सी बात है। ये डायग्राम छाप लेना, और ये जो भी लिखा है मैंने ये छाप लेना। ठीक है, आगे चले। चलो, डायग्राम में एक चीज और छाप लेना, ये ZE है, ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा कण इधर से उधर चला गया। ये आपतित दिशा है, आपतित दिशा, इंसिडेंट डायरेक्शन, इंसिडेंस डायरेक्शन, और ये क्या है? प्रकीर्णित दिशा। स्कैटरिंग या स्कैटर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे? थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे और B और फाई के बीच में एक रिलेशन बनाएंगे। देखिए भैया, ये है फाई। मैं काम करता हूँ, 2 थीटा को इधर ले आया और ये हो गया फाई माइनस पाई। कोई प्रॉब्लम ना? थीटा इक्वल टू फाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। क्लियर? कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, जो भी है ठीक है। मैं कोट थीटा कर दूं, कोट, इसको ऐसे कर दूं, दोनों तरफ कोट लगा दूं, कोट थीटा लगाऊं तो ये बनेगा कोट फाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। ओ, मैंने गड़बड़ किया है क्या? बिल्कुल गड़बड़ किया है मैंने। क्या गड़बड़ किया है?
ये देखो इतना सा बड़ा भारी मिस्टेक किया मैंने। ये क्या, देखो भैया हमने 2 थीटा को इधर ले गया, पाई माइनस पाई आना चाहिए ना यहाँ पे, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 मैंने उल्टा लिख दिया है ना। ये यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ऐसा आएगा। चलो कोट 90 माइनस थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है ना, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 होता है कोट थीटा। अरे ये ऐसा ही तो है, जैसे कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा। तो यहाँ पे देखो कोट 90 माइनस थीटा की जगह 5/2, तो ये आ जाएगा कोट, ये आ जाएगा 10 5/2। ठीक है, इसको कुछ इक्वेशन नंबर लिख लो आप 2। ये 1 पहले हो गया क्या, 1 तो हुआ ही नहीं पहले, चलो कोई बात नहीं, इसको 1 कर लेते हैं। ये 1 हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं, जिसने नहीं छापा है पॉज करके कॉपी कर लेना। आगे चलता हूं मैं। हाँ देखिए मैं काम करता हूं, कोट थीटा है उसको मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसा लिख सकते हैं। कोट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैं इसको भी ऐसे लिखना चाहता हूं, कॉस थीटा और साइन थीटा को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, कैसे, सिंस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा, ऐसा हो गया। तो ये आ गया कॉट थीटा। क्लियर। तो कॉट थीटा का डेफिनेशन, कॉट थीटा का वैल्यू ये मिल गया। अब देखना हम लोग इसको आगे लेके जाते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। अभी हम लोगों को एक चीज मालूम है कि क्या, कि जो r था वो क्या था, p अपॉन एप्सिलॉन कॉस थीटा माइनस 1, ऐसा था। आगे r को इधर ले जाओ, एप्सिलॉन कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू p अपॉन r, ऐसा। अब पार्टिकल आ रहा था इन्फिनिटी से, तो एट इन्फिनिटी, एट r इज इक्वल टू इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो देखो ये आएगा एप्सिलॉन कॉस थीटा माइनस 1 p अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0। तो एप्सिलॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 बचा, ऐसा है। मतलब कॉस थीटा क्या आया, कॉस थीटा आया 1 अपॉन एप्सिलॉन। ये इक्वेशन नंबर आया 3। यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, ये यहाँ पे और यहाँ पे, इसीलिए इसको कॉस में बनाया था हमने। ये कॉस थीटा का वैल्यू मैं यहाँ से 1 अपॉन एप्सिलॉन पुट कर दूँ इक्वेशन 2 और 3 से, तो बाई इक्वेशन 2 एंड 3, बाई इक्वेशन 2 एंड 3। जिसने कॉपी नहीं किया है कॉपी कर लेना भैया यहाँ से, ठीक है। 2 एंड 3, तो मेरे पास में आया क्या, मेरे पास आया कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का वैल्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। और ये जो बनने वाला है ये क्या बना, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन, और जो नीचे आएगा एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1, ऐसा है। आगे देखिए कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन, नीचे एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 और एप्सिलॉन आ गया बाहर, एप्सिलॉन स्क्वायर तो रूट से बाहर लाएंगे तो एप्सिलॉन हो जाएगा, ये एप्सिलॉन इस एप्सिलॉन से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, कॉट थीटा आया 1 अपॉन रूट ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1, ऐसा मिला। चलो
ये कोई इक्वेशन नंबर मिला, कितना मिला, इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया था, कॉपी कर लेना पॉज करके, आगे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया, आगे करें तो ये इक्वेशन नंबर 4। अभी देखिए अपने को पता है सिंस एप्सिलॉन होता है वो होता है रूट 2e⁻² प्लस 1 ऐसा होता है। तो एप्सिलॉन दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा 2e⁻² प्लस 1। तो एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू होएगा 2e, 1 को इधर ले आया मैं, J² तो यहाँ से एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँ तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 5। देखो 4 और 5 से बाई इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 बाई 4 एंड 5 बाई इक्वेशन 4 एंड 5। देखिए कोट थीटा जो आया वो आया 1/√, इसका वैल्यू आएगा 2e⁻²। तो कोट थीटा का वैल्यू क्या है अपने पास में, कोट थीटा का वैल्यू आया कोट थीटा mk²/2e⁻²। ऐसा है, क्लियर। आगे चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। किसके आगे चलना है, किसके आगे चलना है, आगे मूव करते हैं। देखिए हम लोगों को एक चीज़ पता है, सिंस जो J होता है वो क्या होता है, J क्या होता है, J का मुझे नहीं पता क्या होता है। एक चीज़ पता है कि P जो होता है वो होता है J²/mk। एक तो ये बात पता है ना, पता है ना, बिल्कुल पता है। एक दूसरी B जो होता है, B का वैल्यू कैलकुलेट किया था क्या हमने, याद नहीं है मुझे वैल्यू, मैं तो देखो निकाल देता हूँ इसको। J=mvb होता है, ये पता था, बिल्कुल पता था। दूसरी चीज़ सिंस जो एनर्जी था वो था 1/2 mv², ऐसा था। तो यहाँ से वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया था तो 2e/m का रूट आया था, ये वेलोसिटी क्या आया था, ये वेलोसिटी यहाँ पे पुट किया था। तो J का वैल्यू जो आया था, J का वैल्यू आया था B का वैल्यू पुट किया था, B का वैल्यू पुट किया था तो ये आया था 2e/m। तो ये आ गया था B√2me, ये आ गया था। तो B का जो वैल्यू आया है वो आ गया J/√2me, ये आया। ये P का वैल्यू भी पता है, B का वैल्यू भी पता है, दोनों का वैल्यू रख दूँ मैं, रखूँ कहाँ पे, अभी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जुगाड़ ही। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इक्वेशन 5 था, इसको इक्वेशन नंबर 6 कर देता हूँ। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ ये इस टाइप का कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस टाइप का, इन दोनों से P और B से। तो देखो बाई 7 एंड 8, बाई इक्वेशन 7 एंड 8 से देखिए क्या आया, P/B का जो वैल्यू है, P का वैल्यू था J²/mk और इसका वैल्यू है J। इसका स्क्वायर कर लेते हो एक बार, P/B का स्क्वायर करो आप, इसका भी स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर अपॉन 2me आ गया। तो क्या हुआ, इसमें J⁴ आएगा, J⁴ J स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, J² बचेगा ऊपर, m² K² और ये ऊपर आएगा तो ये आएगा 2me, एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P/B का होल स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 2e⁻²/mk², 2e⁻²/mk², ये आ गया।
और अगर इसको उल्टा कर दूँ तो b बाई पी का होल स्क्वायर जो आएगा वो आएगा mk²/2ej²। इस इक्वेशन को 9 नंबर कर देता हूँ। अब देखिए, जिसने कॉपी नहीं किया है पॉज करके कॉपी कर लेना। ये देखो कॉट थीटा में mk²/2ej², ये है अंदर, तो अंदर जो है वो क्या आएगा, b/p का होल स्क्वायर आ जाएगा, b/p का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन 6 और 9 से वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जुगाड़ बनाया, b और p का वैल्यू अपने को पता था, तो b और p के वैल्यू को डिवाइड करके मुझे ये एहसास था कि ये j और k और e के अंदर आ रहा है, और ये दोनों में इस तरीके से आता है p और b में, तो p और b का वैल्यू हम लोग इस तरीके से बना के यहाँ पे लेके जा सकते हैं, और b के टर्म्स में तो लेके आना ही है, इसलिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको। अब ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँ तो 6/9 से 6 और 9 से बाई इक्वेशन 6 और 9 बाई इक्वेशन बाई इक्वेशन 6 और 9 क्या आता है देखो, वहाँ से 6 और 9 से जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है cot थीटा इक्वल टू ये b/p का स्क्वायर का रूट होगा, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो अपने पास मिला b इक्वल टू p cot थीटा, ये मिला अपने को, ठीक है, जो भी है। लेकिन मुझे तो फाई में चाहिए था ना, फाई में चाहिए था, तो फाई देखो cot थीटा किसके इक्वल आया था, cot थीटा जो आया था वो इक्वल आया था tan phi/2 के, तो ये आ गया b/p का वैल्यू। एक फॉर्म तो ये आता है इसका, एक फॉर्म तो ये आता है, हो सकता है एग्जाम ऐसे दे दे कि इसको प्रूव करो, ठीक है। एक दूसरा फॉर्म और है, कर सकते हैं हम लोग, देखिए ये छाप लिया होगा, नहीं छापा तो छाप लेना इसको। एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ, 5 मिनट बचे हैं, इसका दूसरा फॉर्म और कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। देखिए tan phi/2 है, तो ये b है, p का जो वैल्यू है, p का वैल्यू होता है j²/mk, ये आ गया mk, ठीक है। दूसरी चीज tan phi/2 b/mk तो आ गया, ये मैंने कैसे लिखा, सिंस p जो होता है वो j²/mk होता है, ठीक है। j का जो दूसरा वैल्यू एक और लिखा था अभी हमने थोड़ी देर पहले, सिंस j = b√2me, अभी मैंने कैलकुलेट भी किया था, इससे पहले भी एक बार मैं कैलकुलेट कर चुका है, तो j² का j का वैल्यू ये रखूंगा, तो j का इसका स्क्वायर होगा तो b² × 2me, तो ये आएगा tan phi/2, b से b कैंसिल आउट हो जाए, m से m कैंसिल आउट हो जाए, k/2e b, ऐसा है। इसमें देखिए b को इधर ले आता हूं, ये बचा k/2e tan phi/2, और tan phi/2 को उल्टा करूंगा तो ये ऐसा आ जाएगा ऊपर cot phi/2, ऐसा आएगा, बिल्कुल आएगा। ये मिला एक फॉर्म, ये आ गया, ठीक है। इसका एक और फॉर्म में कैलकुलेट कर सकता हूं, एक और फॉर्म क्या है, ये k क्या होता है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग के टाइम पे मैंने बताया था कि k क्या होता है, k जो है, k जो वैल्यू है वो आता था q1 q2/4πε0, ये था, और इसमें q1 q2 का वैल्यू जब पुट किया था तो ze²/4πε0, ये था k का वैल्यू, ठीक है। ये कांस्टेंट था, तो b इक्वल टू आ गया आपके पास में 2ze² अपॉन, ये 2e तो पहले से ऑलरेडी था, 4πε0 आ गया, और cot phi/2, एक 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b इक्वल टू z²
ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई कॉट 5/2। ये फॉर्म और मिल गया, ये फॉर्म और मिल गया आपके को। ठीक है, इसका एक और लास्ट जो बच गया वो एक इस तरीके से और कर सकता हूं मैं, क्योंकि हमने बोला था कि जब इन्फिनिटी पे होता है तो टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी ऐसा भी होता है, सिंस E जो होता है 1/2 mv² होता है टोटल एनर्जी, इनिशियल कंडीशन में होता है। तो वहां पर ये वेलोसिटी को मैं इनिशियल वेलोसिटी ले सकता हूं, इसको अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी बोलूं तो ये v0 बोल सकता हूं। तो ये टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा। ठीक है, और जो v0 है इसमें प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक या जब इन्फिनिटी पे था उस टाइम पे वेलोसिटी में बात करूं तो प्रारंभिक वेग बोल सकता हूं मैं, ये जब इन्फिनिटी पे था प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका जो b आया था वो आ गया z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv0² 2 कॉट 5/2। ये है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b आएगा ze² अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mv0² कॉट 5/2। ये एक फॉर्मूला है। तो एग्जाम में कई बार ये भी बोल देता है कि ये फॉर्मूला डिराइव करो। आपको जब कुछ नहीं बोला जाए, आपको ये बोला जाए कि इन दोनों के बीच में रिलेशन सेटअप करो, तो आपको यहां तक करके आना है। ये b और फाई के बीच में रिलेशन आ गया, ये इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग। इसने कॉपी नहीं किया है, पॉज करके कॉपी कर लेना। ये लो भैया, ये ले आए अलग अलग फॉर्म किसी भी तरीके से, ये रिलेशन आ गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, क्लियर? एक बार मैं फाइनल देख लेता हूं यही आया है क्या। हाँ अच्छा भैया, ये आया है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं। ये रिलेशन कंप्लीट हो गया, ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग खत्म हो गया, टॉपिक ही खत्म हो गया रदरफोर्ड स्कैटरिंग का। ठीक है, ओके।